दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती कक्षा 11 और 12 की। तो देखिए, इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको एससीईआरटी की जो पुस्तक है उसमें विद्वानों के या लेखकों की हम बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण कथन दिए गए हैं। तो जैसे कि आजकल की परीक्षा में कथन से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बीच में मैंने आप सभी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन भी करवाए थे। उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उनको पढ़ लीजिएगा। क्योंकि रामचंद्र शुक्ल की अगर टीजीटी पीजीटी की बात करूं, टीजीटी यहाँ छोड़िए क्योंकि मैं कक्षा 11-12 की बात कर रही हूँ। तो यहाँ कक्षा 11 और 12 में कथन वाले प्रश्न जो है आपसे करीब 8 से 10 प्रश्न जो है कथन वाले पूछे गए थे। उसमें अगर शुक्ल जी के कथन की बात करूं तो शुक्ल जी के 4 से लेके 5 कथन तो आपको पूछे ही गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कथन वाले प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हैं। और उसमें भी जब बात होती है कि एससीईआरटी या एनसीईआरटी की, तो वो कथन भी आपको नहीं छोड़ने हैं जो कि पाठ में पूछे गए हैं। तो यहाँ हम उन्हीं कथनों पर चर्चा करेंगे जो कि पाठ में दिए गए हैं। तो चलिए, पहला कथन है, उनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक ही है। उन्हें आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहना अनुचित न होगा। धर्म और दर्शन को सामाजिक विकास की कसौटी पर कसकर बालकृष्ण भट्ट ने प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली थी। अब ये किसके विषय में कहा गया है? उनकी वास्तविक प्रतिभा, यानी कि ये कथन जो है बालकृष्ण भट्ट के बारे में कहा गया है। किसने कहा है? तो रामविलास शर्मा ने। ठीक है, चलिए अगला कथन है, उसने कहा था, मैं पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेमी की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार स्वरूप पर भी कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। तो ये कथन उसने कहा था कहानी से लिया गया है। और किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अगला कथन है, हे जयप्रकाश वह नाम है, जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्हों को उर पर अंकित कर लेता है। तो ये किसके विषय में कहा गया है? जयप्रकाश नारायण के विषय में। किसने कहा है? तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने। अब आगे कथन की बात करते हैं, जिसे हम आधुनिकता कहते हैं वह एक प्रक्रिया का नाम है। यह प्रक्रिया अंधविश्वास से बाहर निकलने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया नैतिकता में उदारता बरतने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया बुद्धिवादी बनने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया धर्म के सही रूप पर पहुंचने की प्रक्रिया है। आधुनिक वह है जो मनुष्य की ऊंचाई उसकी जाति या गोत्र से नहीं बल्कि उसके कर्म से नापता है। आधुनिक वह है जो मनुष्य को समान समझता है। ये कथन दिनकर जी के द्वारा कहा गया है। और किससे लिया गया है? तो अर्धनारीश्वर दिनकर जी का जो निबंध है उसमें ये कथन जो है कहा गया है दिनकर जी के द्वारा। चलिए आगे हम बात करते हैं। रोज अज्ञेय की सर्वाधिक चर्चित कहानी है, क्योंकि इसमें संबंधों की वास्तविकता को एकांत व्यक्तिगत अनुभूतियों से अलग ले जाकर सामाजिक संदर्भ में देखा गया है। मध्यवर्ग की पारिवारिक एक रस्ता को जितनी मार्मिकता से कहानी व्यक्त कर सकी है वह उस युग की कहानियों में विरल है। ये किसके विषय में है? रोज कहानी के विषय में। किसने कहा है? विजय मोहन सिंह ने। अजीब है यह पानी, इसका अपना कोई रंग नहीं, पर इंद्रधनुष के समस्त रंगों को धारण कर सकता है। इसका अपना कोई आकार नहीं, पर असंख्य आकार ग्रहण कर सकता है। इसकी कोई आवाज नहीं, पर वाचाल हो उठता है।
तो इतना भयंकर वज्र निनाद दूर दूर तक गूंज उठता है। गतिहीन है पर गतिमान होने पर तीव्र वेग धारण करता है और उन्मत्त शक्ति और अपार ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। उसके शांत रूप को देखकर हम ध्यान व्यवस्थित हो जाते हैं, तो उग्र रूप को देखकर भयक्रांत जीवनदायिनी वर्षा के रूप में वरदान बनकर आता है, तो विनाशकारी बाढ़ का रूप धारण कर जल तांडव भी करता है। अजीब है यह पानी। ये किसने कहा है? अमृतलाल वेगड़ ने। किसके विषय में? तो ओ सदा नीरा जो पाठ है उसमें ये कथन जो है उसके विषय में कहा गया है। और किसका कथन है? जगदीश चंद्र माथुर की जो ये ओ सदा नीरा कविता है, निबंध है सॉरी, उसके विषय में अमृतलाल वेगड़ का ये कथन है। आगे बात करें, तू हवा और पानी का साथी है, उनके साथ मिलकर उनकी तरह ही जीवन में ख्याति या प्राप्ति तेरी उपलब्धि नहीं, तेरी उपलब्धि तेरी खोज है। खोज और जी, ये किस कहानी से लिया गया? तो सिपाही की माँ कहानी में है ये कथन। और ये कथन किसने कहा है? मोहन राकेश ने ये कथन कहा है। नामवर सिंह की समीक्षा तथा सैद्धांतिक व्याख्या में रचनात्मक साहित्य जैसा लालित्य है, लगता है कोई गद्य पढ़ रहे हैं। आमतौर पर समीक्षा की भाषा शुष्क और उबाऊ होती है, पर नामवर जी की भाषा और शैली बहुत प्रभावी है। सहज ढलान है उनके लेखन में, सीढ़ियां चढ़ना या उतरना नहीं पड़ता। वे मुहावरों का अच्छा प्रयोग करते हैं, संबोधन पद्धति के तर्क से तर्क को जीवंत बनाते हैं। उनकी भाषा में विलक्षण लुसिडिटी है, कटाक्ष है, व्यंग्योक्ति है, वक्रोक्ति है, ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा है और विट है। ये किसके विषय में कहा गया है? नामवर सिंह के विषय में। किसने कहा है? तो हरिशंकर परसाई ने ये बात कही है। आगे कथन है, सैकड़ों जातियों में विभक्त दलित समाज का जीवन जितना विविध आयामी है, उसकी समस्याओं के भी उतने ही रूप है। प्रत्येक जाति की कुछ विशिष्ट समस्याएं हैं, किंतु अभाव और उत्पीड़न सभी दलित जातियों का सामान्य और सबसे बड़ा सत्य है। हजारों सालों से दलितों के अन्याय, अपमान, उत्पीड़न और अभाव के पीछे प्रमुख कारण उनका अशिक्षित होना रहा है। अशिक्षित होने के कारण दलित ना तो अपने विरुद्ध रचे गए शास्त्रीय विधानों को ठीक से समझ सके और ना उनका प्रतिकार कर सके, बल्कि इसके विपरीत वे शास्त्र सम्मत शोषण को अपनी नियति मानते रहे। जीवन के लिए शिक्षा कितनी आवश्यक है, इसका एहसास उनको नहीं हुआ। ये किस कहानी के विषय में, किस आत्मकथा के विषय में कहा गया है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन आत्मकथा के संदर्भ में जयप्रकाश करदम का ये कथन है, इसका आत्मकथा से संबंधित। चलिए आगे बात करेंगे। मलयज अत्यंत आत्मसजग किस्म के बौद्धिक व्यक्ति थे। डायरी लिखना मलयज के लिए जीवन जीने के कर्म जैसा ही था। डायरी की शुरुआत 15 जनवरी 1951 से शुरू होती है, जब उनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। डायरी लिखने का यह सिलसिला 9 अप्रैल 1982 तक चलता रहा, जब उन्होंने अंतिम सांस ली। अर्थात 47 तक के जीवन में 32 साल तक मलयज ने डायरी लिखी है। डायरी के ये पृष्ठ कवि आलोचक मलयज के समय की उथल पुथल और उनके निजी जीवन की तकलीफों, बेचैनियों के साथ एक गहरा रिश्ता बनाते हैं। इस डायरी में एक औसत भारतीय लेखक के परिवेश को आप उसकी समस्त जटिलताओं को देख सकते हैं। मलयज के विषय में विजय कुमार ने ये बात कही है। आगे कथन है, अपने लिए किसी भी सत्य की खोज व्यक्ति को स्वयं करनी है, किसी और के सहारे नहीं। अब तक हम पर गुरुओं, मार्गदर्शकों और मुक्तिदाताओं की सत्ता हावी रही है, लेकिन अगर आप सचमुच यह जानना चाहते हैं कि ध्यान क्या है, तो आपको पूर्ण रूप से और समग्र रूप से समस्त सत्ता को अपने से अलग कर देना पड़ेगा। ध्यान मन के भीतर की वह ज्योति है जो क्रिया के मार्ग को आलोकित करती है, और इस ज्योति के बिना प्रेम का कोई अस्तित्व नहीं है। ये किसने कहा है? जे कृष्णमूर्ति ने। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। ये किसकी कविता की पंक्ति है? शमशेर बहादुर सिंह की।
अब जायसी के विषय में क्या कथन है? तो जायसी के माध्यम से हिंदी साहित्य ने न सिर्फ अपने युग की बल्कि युगों के भीतर कड़कती हुई मानवीय विषाद की तस्वीर देखी, जिसमें निष्कलंक आदर्श भी है और बहुत कड़वे यथार्थ भी है, झिलमिलाती यूटोपिया भी है और रिश्वतखोरी पर चलते हुए कारागार भी है, सत और साका भी है और छल से भरा हुआ विध्वंसकारी राजहट भी है। इस कवि की निर्मलता इसमें नहीं है कि जायसी सिर्फ चुनी हुई निष्कलंक चीजें देखते हैं, बल्कि इसमें है कि अच्छा बुरा जो कुछ भी है अपनी विविधता के साथ संपूर्ण परिदृश्य का अंग हो गया है। जायसी के विषय में ये कथन विजय देव नारायण शाही का है। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करती है तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है, वह अपने को भूल जाता है। काव्य में इस तन्मयता के साथ शास्त्रीय पद्धति का निर्वाह विरल है। ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है सूरदास के संदर्भ में। आगे कथन है, तुलसी का काव्य मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे प्रामाणिक संदर्भ कोश है। उसमें तुलसी द्वारा देखा और समझा हुआ भारत मौजूद है। इसमें उसकी विषमताएं, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, सुख दुख भी है और उसकी आशा आकांक्षा भी मौजूद है। तुलसी के विषय में ये कथन विश्वनाथ त्रिपाठी का है। नाभादास ने भक्तों के परिचय में जिस समाज शैली का परिचय दिया है वह उनके गंभीर चिंतन मनन का परिणाम है। जिन भक्तों का परिचय उन्होंने लिखा है उनकी रचना शैली, काव्य कला, भक्ति पद्धति एवं अन्य विशिष्टताओं आदि को प्रायः एक ही छप्पे में कूट कर समाविष्ट कर दिया गया है। ये कथन नाभादास के विषय में विजयेंद्र स्नातक का है। आगे नाभादास के विषय में कथन है, भक्तमाल। नाभादास की रचना क्या है? भक्तमाल। तो भक्तमाल मध्य युग के वैष्णव आंदोलन की रूपरेखा समझने के लिए सबसे अधिक प्रामाणिक और महत्वपूर्ण सामग्री है। ये कथन है माता प्रसाद गुप्त जी का भक्तमाल के विषय में। आगे कथन है, भूषण रीतिवादी वीर काव्य परंपरा से अलग हटकर प्रभावशाली कविता रच सकते हैं। इसका कारण यह है कि वह अपने समय के लोक जीवन से कटे हुए नहीं थे। उनके सामने अनेक प्रकार के राजा और सामंत थे और इनमें वह शिवाजी के विशेष पहचान सके थे। इसके सिवा उनके सामने रैयत भी थी। कढ़ी गई रैयत के मन की कसक सब, मिटी गई ठसक तमाम तुर्काने की। रैयत के मन की कसक का उन्हें पता था। औरंगजेब पर उन्होंने व्यंग्योक्तियां, बहुत अच्छी राजनीति, लोक कविता की मिसालें हैं। तो भूषण के संदर्भ में ये कथन रामविलास शर्मा का है। आगे कथन है, प्रसाद जी के पास ऐतिहासिक बुद्धि थी। वे मानव भाग्य के संबंध में दार्शनिक दृष्टिकोण से तो चिंतन करते ही थे, समाज और जाति के भाग्य के संबंध में भी उन्हें सोचना पड़ा। मानव सभ्यता संबंधी प्रश्नों पर उनका चिंतन बराबर चलता था। उनको समाज और जाति ने अर्थात आधुनिक जीवन जगत ने जो दृष्टि प्रदान की वह थी राष्ट्रवादी सांस्कृतिक अभ्युत्थान से प्रेरित। उन्होंने अतीत के गौरव में चित्र उपस्थित कर इस राष्ट्रीय सांस्कृतिक अभ्युत्थान में योग दिया। तो प्रसाद जी के संदर्भ में ये कथन है मुक्तिबोध का। आगे कथन है, हम उनके असली स्वरूप को याद रखें कि वह हमारी भावना के भारत की पहली बसंत पंचमी, भारतीय आंदोलन की वीर स्त्रियों में पहली सत्याग्रही और हिंदी भारती की पहली कोकिला थी, जिनकी स्वर लहरियां चकबस्त और इकबाल के राष्ट्रीय तरानों के साथ हमेशा हमेशा के लिए जनगण मन में घुल मिल गई है। ये कथन सुभद्रा कुमारी चौहान के विषय में शमशेर बहादुर सिंह का है। चलिए आगे कथन बात करते हैं। शमशेर ऐसे कवि हैं जो अपना असर धीरे धीरे डालते हैं। शमशेर जैसे कवियों का कोई स्कूल नहीं बनता, उनकी कोई पंथ प्रतिमा नहीं बनती। वे उन नदियों की तरह होते हैं जो चुपचाप पूरी घाटी को जरखेज करती चलती है, जिन पर कभी कोई पुल नहीं बनता। शमशेर सिंह बहादुर के विषय में ये कथन है अरुण कमल का। आगे कथन है, जमाने भर का कोई इस कदर अपना
न हो जाए कि अपनी जिंदगी खुद आपको बेगाना हो जाए। चमन खिलता था तू खिलता था और वो खिलना कैसा था कि जैसे हर कली से दर्द का याराना हो जाए। इधर मैं हूँ उधर मैं हूँ अजल तू बीच में क्या है, फकत एक नाम है यह नाम भी धोखा ना हो जाए। ये कथन शमशेर का है मुक्ति बोध के लिए। आगे कथन है, समाज में रहते हुए मैं दाढ़ी बढ़ाकर नहीं घूमता, कपड़े इस तरह के नहीं पहनता कि लोग ही कह उठे वह देखो कवि आ गया, और बात इस तरह से नहीं करता कि लोग परे हो हटकर अदब से बैठे, पर बात इस तरह जरूर करता हूँ कि सिर्फ वे ही लोग दोबारा मिलना चाहे जो निर्भय हैं और बिना अकारण आदर दिखाए या अकारण आदर मांगे दोबारा मिल सकते हैं। ये कथन रघुवीर सहाय का अपनी तस्वीर से लिया गया है। दुनिया जगत जगत कुएं का, जिस पर जाने कैसे बचा, चढ़ा एक नन्हा बच्चा, आवाज नहीं दी मैंने उसको, चौंक कर कुएं के अंदर गिर जाता तो चुपचाप धीरे धीरे चला, संभल कर उठाया मैंने गोद में उसको, बस इतना मैं चुप रहा, इतना धीरे चला, बहुत चुप बहुत धीरे चला। ये कथन है विनोद कुमार शुक्ल का, या ये पंक्तियां जो है विनोद कुमार शुक्ल की है। आगे कथन है, जो साथ चले थे जाने कब, अपनी अपनी राह कहाँ निकल गए, जाने कहाँ कहाँ रोशनी की तलाश में भटकने के बाद अब समझ में आ रहा है कि रोशनी कहीं और से नहीं इन्हीं शब्दों से आ रही है। ये कथन है अशोक वाजपेयी का। आगे पंक्तियां हैं, 5 खिड़कियों ने खाली आकाश को सूने घाट पर नहाने आई सखियों सा अपनी क्रीड़ाओं से भर दिया, फिर आए राहगीर पक्षियों के मंथर झुंड, कांपते आकाश को सुतल करते। ये जो पंक्तियां हैं वो है ज्ञानेंद्रपति की। आगे, गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है। ये कथन है रघुवीर सहाय का। गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, ये कथन है निराला जी का। आगे कथन की बात करें तो कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। कविता के द्वारा हम संसार के सुख दुख आनंद और क्लेश आदि यथार्थ रूप से अनुभव करने में अभ्यस्त होते हैं, जिससे हृदय की स्तब्धता हटती है और मनुष्यता आती है। कविता सृष्टि सौंदर्य का अनुभव कराती है और मनुष्य को सुंदर वस्तुओं में अनुरक्त और कुत्सित वस्तुओं से विरक्त करती है। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, उनके निबंध कविता क्या है से। आगे कथन है, हम दक्षिण से लौटे थे, देवास में रुके उज्जैन जाते हुए अपने घर के बाहरी बरामदे में झूले पर थे वे। इसके हमारे अलावा मुकुल पुत्र भी। हमने कहा, लगता है दक्षिण में साधारण रसिकों को भी व्याकरण का बड़ा ज्ञान है। टप्प से मुकुल ने कहा, यही तो रोना है व्याकरण है पर कला नहीं। अपने हाथ का गिलास रखते हुए बोले, राजा बिना छंद के फूल नहीं खिलता है। ये कथन अशोक वाजपेयी जी का है, कुमार गंधर्व की कुछ कविताएं से। चलिए आगे कथन है, पाथेर पंचाली का प्रमुख गुण था उसकी सरलता, उसके साथ की आवेग, काव्यमयता, यथार्थता, मानवता आदि वैसे गुणों का समावेश रहने के कारण ही उसने दर्शकों के मन में एक ऐसी छाप छोड़ दी जिसे मिटाया नहीं जा सकता। ये कथन है सत्यजीत राय का, चलचित्र कल और आज से। आगे कथन है, यात्रा जितनी बाहर होती है उतनी ही भीतर भी। यात्रा का विवरण जितना स्थूल भू विस्तार से संबंध होता है उतना ही सूक्ष्म मानसिक भूगोल से भी। टूरिस्ट गाइड के सहारे अनेक व्यक्ति एक ही यात्रा कर सकते हैं। यात्रा संस्मरण के सहारे की गई प्रत्येक पाठकीय यात्रा भी उतनी ही विशिष्ट होती है जितनी लेखक की यात्रा रही, और प्रत्येक के लिए संस्मरण लेखक के मानस में प्रवेश करना आवश्यक होता है। यही इस तरह की यात्रा संस्मरणों की रोचकता का आधार हो सकता है।
आगे कहते हैं, नक्शे में मैं अब भी देखता हूँ। वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूँ, उससे ज्यादा कल्पना के चरणों से करता हूँ। लोग कहते हैं कि मैंने अपने जीवन का कुछ नहीं बनाया, मगर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और किसी से ईर्ष्या नहीं करता। आप भी अगर इतने खुश हो तो ठीक, शायद आप पहले से मेरा नुस्खा जानते हो। नहीं तो मेरी आपको सलाह है, जनाब, अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और जरा चलते फिरते नजर आइए। यह आपका अपमान नहीं है, एक जीवन दर्शन का निचोड़ है। रमता राम इसलिए कहते हैं कि जो रमता नहीं वह राम नहीं, टिकना तो मौत है। ये कथन अज्ञेय जी का है। अरे यायावर रहेगा याद से। चलिए आगे कथन है, बिहार के एक छोटे भूखंड की हथेली पर रेणु ने समूचे उत्तरी भारत के किसान की नियति रेखा को उजागर किया था। यह रेखा किसान की किस्मत और इतिहास के हस्तक्षेप के बीच गुंदी हुई थी, जहां गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन, सोशलिस्ट पार्टी के आदर्श, किसान सभाओं की मीटिंगें अलग अलग धागों से रेणु का संसार बुनती है। रेणु ने जिस दिल्ली से किसान के उदास धूल धूसरित क्षितिज में छिपी नाटकीयता को आलोकित किया था, उस दिल्ली से हिंदी के परंपरागत यथार्थवादी उपन्यास के ढांचे को भी एकाएक ढहा दिया गया था। यह रेणु की अविस्मरणीय देन और उपलब्धि है। ये कथन है निर्मल वर्मा का रेणु संस्मरण और श्रद्धांजलि से। आगे है बिहार दर्पण। यहाँ पे कथन है, बता तो कुसुमपुर के माली कितनी दूर जनक की मिथिला, कितनी दूर वैशाली। ओ भगिनी, लगता है जंगल में मंगल मनाया कि राह भूल गई, या गार्गी और मैत्रेयी से न्याय पर शास्त्रार्थ किया। नहीं नहीं ओ कुसुमपुर के माली, अपनी राह से पहले अशोक स्तंभों की भीड़ में, फिर राजगृह के स्वर्ण भंडार में भटक गई। ओ विदुषी, विहारों के देश में कौन भटक ना जाए, सम्राट अशोक के समान गौतम बुद्ध का मगध महान। ये कथन है ओदोलेन स्मेकल का नमो नमो भारत माता से। आगे कथन है, बुनियादी शिक्षा के प्रस्ताव के साथ 3 बातें हैं। एक तो हाथ का काम स्कूल में हो, दूसरी स्कूल की शिक्षा स्थानीय परिवेश से जुड़ी हो, और तीसरी स्कूल में जो जो विषय पढ़ाए जाए, जो जो कौशल पढ़ाए जाए, ज्ञान के जो क्षेत्र वहाँ बच्चों के संपर्क में लाए जाए, वे अलग अलग ना होकर संगठित हो, आपस में बंधे हो। आगे आधुनिक शिक्षा की एक बड़ी भारी समस्या यह रही है कि हम ऐसे विशेषताओं को जन्म देना चाहते हैं जो पहले से समाज में नहीं है, जिनकी केवल कल्पना हमारे मन में है। बुनियादी शिक्षा का प्रस्ताव ऐसी विशेषताओं की बात कह रहा है जो पहले से हमारे समाज में है। इन्हें कहीं से लाया नहीं जाना है, ये पहले से है, इन्हें केवल पहचानना, निखारना और संवारना है। ये कथन है कृष्ण कुमार का शिक्षा और ज्ञान से, शिक्षा के संदर्भ में। आगे कथन है, सौंदर्य विद्यापति के लिए सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा कर्म है। सौंदर्य उनकी आंखों के सामने नाना रूपों में आता है और वे सौंदर्य के स्वागत में निरंतर जागरूक दिखाई पड़ते हैं। विद्यापति के पास वह आंख थी, वस्तु के रूप को परखने का अणुवीक्षण यंत्र था, जिसकी सीमा में आकर रूप का एक अणु भी उनके दृष्टि से बच नहीं सका। ये कथन है शिव प्रसाद सिंह का विद्यापति के संदर्भ में। आगे कथन है, ऐसे थी कबीर, सिर से पैर तक मस्त मोला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़, भक्त के सामने निरीह, भेषधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से वंदनीय। वे जो कुछ कहते थे अनुभव के आधार पर कहते थे, इसलिए उनकी उक्तियां बेधने वाली और व्यंग चोट करने वाले होते थे। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। अधिकतर जो है, अगर ये मैं बात करूँ तो यहाँ वाले कथन उठा के दिए हुए हैं और ये कथन अधिकतर पूछा गया है।
वे वाणी के डिटेक्टर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया। बन गया है तो सीधे साधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को नाही कर सके। ये कथन कबीर के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आगे कथन है, ज्ञानी ब्रह्म के जिस स्वरूप का अपने चिंतन के बल से उद्घाटन करके तटस्थ हो जाता है, उसी स्वरूप को भावुक भक्त लेता है और ध्यान या भाव मग्नता के समय उसमें अपनी सारी सत्ता को, हृदय, प्राण, बुद्धि, कल्पना, संकल्प इत्यादि सारी वृत्तियों को समाहित और घनीभूत करके बड़े वेग के साथ लीन कर देता है। इस प्रकार अपनी व्यक्तिगत सत्ता की भावना का पूर्ण विसर्जन हो जाने पर केवल उसी ध्येय रूप की अत्यंत तीव्र अनुभूति मात्र शेष रह जाती है। यह एकांत अनुभूति प्रत्यक्ष दर्शन के ही तुल्य होती है। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भक्ति का विकास, उनके हिंदी साहित्य के निबंध से। आगे कहेंगे, सब ही नैन नीर भरी भरी आवाज़ें, प्यारे हरिश्चंद्र की कहानी रह जाएगी। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है। आगे है, शब्द का परिष्कार स्वयं दिशा है, वही मेरी आत्मा हो आदि तक दूर, तब भी तू बहुत दूर है, बहुत आगे त्रिलोचन। ओ शक्ति के साधक, अर्थ के साधक, तू धरती को दोनों ओर से थामे हुए और आंख मीचे हुए ऐसे ही सूंघ रहा है, उसे जाने कब से। तुझे केवल मैं जानता हूँ। तो ये सारे कथन जो है शमशेर बहादुर सिंह के हैं। सारनाथ की एक शाम त्रिलोचन के लिए जो है ये सारे कथन जो है शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा कहा गया है। आगे कथन है, काव्य पंक्तियां हैं। हिमालय किधर है? मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर, उसने कहा, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। ये कथन, ये काव्य पंक्तियां केदारनाथ सिंह की है, दिशा कविता की उनकी प्रतिनिधि कविताएं से। आगे का पंक्तियां हैं, जैसे समुद्र की चिड़ियों की उड़ान में शामिल होते हैं पेड़, क्या कविताएं होगी मुसीबत में हमारे साथ। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है, अभी वह अर्थ समझता है, बाद में सीखेगा भाषा। ये कथन है नरेश सक्सेना का समुद्र पर हो रही बारिश से। आगे पंक्ति है, चारों ओर अंधेरा छाया, मैं भी उठूं जलालू बत्ती, जितनी भी दीप्ति भुवन में, सब मेरी पुतली में कसती। ये कथन है अरुण कमल का, जितनी भी है दीप्ति नए इलाके में, जो उनकी पुस्तक है उससे, जो उनका काव्य संग्रह है नए इलाके में, उसकी कविता है जितनी भी दीप्ति। आगे कथन है, अरुण कमल ने जीवन के सौंदर्य और संघर्ष दोनों को नए बिंबों में प्रकट किया है। वे खेतों, बधारों और मैदानों के कवि हैं। उनकी कविताएं मनुष्य के स्वाभिमान के लिए संघर्ष करती है। ये कथन है महाश्वेता देवी का, हिंदुस्तान, पटना, 8 जुलाई 2007 से। चलिए, ये थे संपूर्ण कथन जो कि आपके SCERT की पुस्तक में दिए गए थे कक्षा 11-12 में, दिगंत भाग 1 और 2 में। ऐसे ही आपको और भी नोट्स जो है आपको मिलते रहेंगे। तो ये नोट्स आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।